गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम जो प्रदेश की जो संकल्पना है उसके ऊपर तीसरा वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। और हम जब हमने कॉन्सेप्ट को समझा, हमने डेफिनेशन को समझा, तो हमने एक जनरल बात आपसे की कि प्रदेश एक विशेषता या एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर अपने एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ रखता है जो उसको अपने समीपस्थ जो क्षेत्र होते हैं उससे अलग करता है। अब ये जो प्रदेश जो होते हैं, अगर हम इनका वर्गीकरण की बात करें, इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एक जनरल चीज़ मैं आप लोगों से बात करूंगा जो एक एम्पेरिकल अध्ययन के आधार पे आप खुद महसूस करते हैं कि किसी भी क्षेत्र को जो विशेषताएं जो होती हैं, ये विशेषताएं प्राकृतिक हो सकती हैं, ये विशेषताएं सांस्कृतिक हो सकती हैं, ये विशेषताएं आर्थिक हो सकती हैं। यानी किसी एक कारक के आधार पर भी आप किसी रीजन को डिवाइड कर सकते हैं। जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है, या एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या एक मानसूनी रीजन है। तो एक प्राकृतिक कारक के आधार पे हमने एक प्रदेश को डिफाइन किया। जब हम कल्चर की बात करते हैं, सांस्कृतिक प्रदेश की हम बात करते हैं, उसका आधार भाषा हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, वो कन्नड़ हो सकता है, एक तमिल प्रदेश हो सकता है, एक मारवाड़ रीजन हो सकता है, मारवाड़ी भाषा के आधार पे हो सकता है। इसी तरह से इकोनॉमिक आधार पे वहां पर जो की जाने वाली जो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, वो कृषिगत गतिविधियां हो सकती हैं, वो औद्योगिक गतिविधियां हो सकती हैं, एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे कि हम जब भारत के इंडस्ट्रियल रीजन्स को डिवाइड करते हैं, औद्योगिक प्रदेशों को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ उस तरह की जो विशेषताएं होती हैं वो समावेशित होती हैं। तो एक जनरल बात हमने प्रदेशों के संदर्भ में की। दो रूपों में हम इन प्रदेशों को वैसे नॉर्मल उसमें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी समरूपताओं के आधार पर। एक जिन प्रदेश को हम बड़ा नेचुरली एक सहज रूप से हम आइडेंटिफाई कर पाए, जिनकी पहचान हम कुछ अध्ययन से, कुछ आपके जो अनुभविक सूचनाओं के माध्यम से, या द्वितीयक स्रोतों के आधार पे कह सकते हैं, जो आपके लोक ज्ञान के आधार पर जो सहज रूप से आपको चीज़ें पता होती हैं कि कोई अवध क्षेत्र है, या मेवात का क्षेत्र है, या जहाँ पर मिथिला का जो प्रभाव है। तो ये सहज रूप से पहचाने जाने वाले भाषा के आधार पर, वहाँ की सांस्कृतिक समरूपता के आधार पर उसको आप पहचान सकते हो। कुछ संस्थागत प्रदेश होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रीजन्स होते हैं, और जो भी इंस्टीट्यूशनल रीजन्स जो होते हैं उनका डिमार्केशन या डिलिमिटेशन जो होता है वो मानव के द्वारा किया जाता है। एक तरह से जो प्रशासनिक जो इकाइयाँ जो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होती हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, या अन्य कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, वो जो होती हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल जो रीजन्स होते हैं उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। एक जनरल बात आप लोगों से हमने की, और इनके द्वारा जो विभिन्न जो एक समाकलित क्षेत्र, जो हमने आपको स्लाइड से भी बताया कि इकोनॉमिक एलिमेंट, सोशल एलिमेंट और नेचुरल एलिमेंट्स के कारण जो एक प्रदेशों का जो आर्थिक सामाजिक प्रदेश, या आर्थिक प्राकृतिक प्रदेश, या सामाजिक प्राकृतिक प्रदेश, तो ये जो रीजन्स होते हैं, या वहाँ पर जो प्रक्रियात्मक जो संबंध होते हैं, फंक्शनल जो रिलेशंस जो होते हैं, जो एक अंतर संबंध इन प्रदेशों के अंदर हमें देखने को मिलता है, वहाँ जो रीजन्स जो डेवलप होते हैं, उन विशेषताओं के आधार पर डेवलपमेंट होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात भी आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे। यहाँ अगर हम स्लाइड की बात करें, आप इसको देखिए कि हमने इसको टाइटल ही ये दिया है कि रीजन्स बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, एक लक्षण के आधार पर या एक से अधिक लक्षणों के आधार पर, या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विशेषताएं जो होती हैं, वो उन एलिमेंट्स के आधार पे जो इन प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रदेशों के क्लासिफिकेशन में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो विद्वान के द्वारा दिया गया, तो वो थे आईपी मिश्रा। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि आईपी मिश्रा का जो प्रदेशों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो काम किया गया उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इन्होंने वर्गीकरण के, प्रदेशों के वर्गीकरण के जो आधार थे वो तीन आधारों को महत्वपूर्ण माना। एक समरूपता यानी सिमिलरिटी की जब हम बात करते हैं, एक केंद्रीयता की यानी नोडलिटी की बात करते हैं। केंद्रीयता की जब हम बात करते हैं तो जब हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं, या किसी एक केंद्र के द्वारा अपने समीपस्थ क्षेत्रों को दी जाने वाली सेवा क्षेत्र का जो प्रभाव है, उसके आधार पर उसका हम जब प्रादेशिकरण करते हैं, तो वहाँ पे
जो नोडलिटी की जो या उसकी केंद्रीयता की या प्रभावशीलता की जो कारक है, एक अस्थायी निर्धारण जो समय परिस्थितियों के हिसाब से जब निर्धारण किया जाता है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए, हो सकता है कि वो ड्रॉट का हो सकता है, वो हैवी रेनफॉल के कारण आप किसी क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के कारण लिए एक अस्थायी प्रादेशिकरण जो हम करते हैं, तो उसको यानी कि यहाँ आईपी मिश्रा ने प्रदेशीय वर्गीकरण के लिए 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना: समरूपता, केंद्रीयता और अस्थायी निर्धारण। अब ये जो समरूपता का जो कारक है, इसके आधार पर भी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यानी संख्या के आधार पर जो उनके अंदर जो विशेषताएं जो पाई जाती हैं उसका हम डिमार्केशन या निर्धारण कर सकते हैं। तो समरूपता के आधार पर जो प्रदेश जो होते हैं उनको हम एक तत्व प्रदेश और एक से अधिक यानी बहुतत्व वाले यानी मल्टीपल आस्पेक्ट रीजन या सिंगल आस्पेक्ट रीजन यानी एकल, और तीसरा जो वर्ग होता है उसको हम टोटल रीजन के नाम से जानते हैं। जब समरूपता के आधार पर एकल तत्व को हम जब शामिल करते हैं उसके अंतर्गत, तो उस एकल तत्व के अंदर किसी एक तत्व को प्राथमिकता दी जाती है। सिंगल एस्पेक्ट रीजन के अंदर किसी एक कारक को, वो कारक जो है वो इकोनॉमिक हो सकता है, वो कारक नेचुरल हो सकता है, वो कारक कल्चरल हो सकता है, वो अलग तरह का जो अदर रीजन्स जो होते हैं उसमें किसी एक कारक के आधार पर हम उस प्रदेश का डिमार्केशन या उस प्रदेश को पहचान करते हैं। प्राकृतिक तत्वों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है इनके अंदर, चाहे वो धरातल या रिलीफ फीचर्स हों या उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, वो चाहे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो। हम सोइल के आधार पे पूरे प्रदेश का वर्गीकरण कर सकते हैं किसी एक मिट्टी के आधार पे। जैसे हम कहें कि भारत का मिट्टियों के आधार पर वर्गीकरण यानी उसको प्रादेशिकरण करने की बात हम जब करते हैं तो किसी एक कारक के आधार पर उसका कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन का रिवीजन जब डिवीजन हम करते हैं, प्रादेशिकरण जब करते हैं, तो एक प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर किया जा सकता है। ठीक इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर रीजन हो सकता है, इंडस्ट्रियल रीजन हो सकता है, इस तरह के कल्चर भाषा के आधार पर हो सकता है, वहाँ के जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ वहाँ की जाती हैं उसके किसी एक कारक के आधार पर भी जो है उस प्रदेश का डिमार्केशन किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम एक सिंगल एस्पेक्ट रीजन के अंदर शामिल करते हैं। तो आपसे जब इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि आप रीजन्स को डिवाइड कीजिए, तो आप आईपी मिश्रा को जरूर कोट कीजिए। उनके द्वारा जो समरूपता या केंद्रीयता या अस्थायी निर्धारण की जो बात की गई थी उसको आप जरूर एक्सप्लेन कीजिए। तो समरूपता के आधार पे हमने सिंगल एस्पेक्ट रीजन की बात की। उसी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट रीजन्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक या एक से अधिक जो चर होते हैं, एक से अधिक जो एलिमेंट्स जो होते हैं, उन फैक्टर्स को हम प्रदेशों के निर्धारण के अंदर ध्यान रखते हैं। उसके अंदर प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्वों को समावेशित करते हैं, समाकलित करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में जो मैंने जैसे बताया कि नियोजन आयोग और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के द्वारा भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर जो डिवाइड किया गया, तो वहाँ जो एग्रीकल्चर ये जो मानवीय जो गतिविधियाँ थी वहाँ, और एक क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स थे, चाहे वो रेनफॉल हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, उन दोनों आधारों को ध्यान रखते हुए प्रदेशों को डिवाइड किया गया। अब ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर दोनों जो फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल और मानवीय जो गतिविधियां होती हैं, उनको समावेशित किया जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक के आपसी तत्वों के साथ साथ जो मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों में जो आपस में जो इंटर रिलेशंस होते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन जो होता है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल एस्पेक्ट रीजन की जब हम बात करते हैं। इसको भी हम 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक और प्राकृतिक तत्वों के मध्य अंतर संबंध और सामाजिक सांस्कृतिक और उनके मध्य के अंदर अंतर संबंधों को आधार मानते हुए भी मल्टीपल एस्पेक्ट रीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक केवल भौतिक तत्वों की समानता के आधार पर किया जा सकता है। उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं किसी एग्रीकल्चर की, कृषि या वनस्पति के ऊपर, वहाँ के भौगोलिक उच्चावच, वहाँ की मृदा और वहाँ होने वाली जो क्लाइमेट जो जिस तरह की होती है, टेम्परेचर, रेनफॉल का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो भौतिक तत्वों के अंदर अंतर संबंधों को यहाँ हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन सामाजिक आर्थिक तत्वों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर भौगोलिक कारक जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को शो करेगा। जनसंख्या जो प्रदेश है
वो वहाँ की क्लाइमेट और नेचुरल जो ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा निर्धारित होगा। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की हमने बात की तो वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ साथ जो पर्यावरणीय कारक जो होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वहाँ मल्टीपल एस्पेक्ट जो रीजन होता है वो हमें देखने को मिलता है। तीसरी जब हम बात करें इस समरूपता के आधार पे तो वो होता है सकल प्रदेश, जिसको हम टोटल रीजन कहते हैं। इसको हम कॉम्पेज रीजन के रूप में भी हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मानव और वातावरण का जो अंतर संबंध होता है उसके अंदर जटिलता देखने को मिलती है। यहाँ एक चीज आप देखिए, चाहे वो सिंगल एस्पेक्ट रीजन हो या मल्टीपल एस्पेक्ट रीजन हो, टोटल रीजन हो, तो यहाँ हम एक चीज देखें, कोई भी रीजन का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये जो समरूपता के जो कारकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वहां अंतर संबंधों में जटिलता भी बढ़ती जाती है और उस जटिलता के कारण प्रदेश के डिमार्केशन में बड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए जो माइक्रो लेवल जो स्टडी होती है या जिसमें छोटे स्तर पर जब प्रदेशों का डिवीजन करते हैं तो जितने ज़्यादा जो कारक होंगे, जितने ज़्यादा एस्पेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, वो जो रीजन का जो आकार होता है उसी रेशियो में छोटा होता जाता है। जब सिंगल रीजन की बात करते हैं तो हम अगर नेचुरल रीजन्स की बात करते हैं या हम किसी भौगोलिक कारक के आधार पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, तो इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि प्रथम श्रेणी को उच्चावच महाद्वीप और महासागर, तो वो तो पूरे पृथ्वी को अंदर उसको हमने शामिल कर लिया। तो उसी तरह से जो मल्टीपल होंगे उसका आकार जो होगा वो कंपैरेटिवली सिंगल एस्पेक्ट रीजन से छोटा होगा, लेकिन जो टोटल रीजन होगा उसका सिंगल एस्पेक्ट मल्टी एस्पेक्ट रीजन की तुलना में जो आकार होता है वो छोटा होता है। यानी जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतना ही किसी प्रदेश का जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। यानी दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ रीजन यानी प्रदेश का आकार इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध है हमें देखने को मिलता है। जब हम सकल प्रदेश की बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक और नेचुरल एनवायरमेंट्स को हम शामिल करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होती है। जब हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र की बात करें या अर्धनगरीय प्रदेश की बात करें या एक नवीन टेक्निक के आधार पर जब हम एग्रीकल्चर रीजन्स को क्लासिफाई करते हैं तो वहाँ इस तरह का टोटल रीजन या कॉम्पेज के रूप में हमें देखने को मिलेगा। या अमलैंड की हमने बात की तो वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक जो प्रभाव होते हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है और उनका जो विस्तार जो होता है उसका जो उन नगर के सीमावर्ती भागों की जो भौगोलिक जो दशाएं होती हैं उसका प्रभाव भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हम अति समरूपता की जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर हमें एक माइक्रो लेवल स्टडी के रूप में हमें जब टोटल रीजन की हम बात करते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है। तो इस तरह से आईपी मिश्रा का जो समरूपता का जो प्रिंसिपल है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब अगर हम नोडलिटी की बात करें, केंद्रीयता की बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि जो ज्योग्राफी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण मॉडल्स को जब हमने प्रादेशिकरण के अंदर शामिल किया था तो वहाँ ये जो नोडलिटी का जो फैक्टर है वो हमें देखने को मिलेगा। चाहे हम जब अर्बन ज्योग्राफी की जब हम स्टडी करते हैं वहाँ विभिन्न चाहे वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी की बात करें क्रिस्टोलर की या विभिन्न जो कौन सा अमलैंड की बात करें तो वहाँ ये जो नगरीय जो प्रभाव क्षेत्र हो वहाँ ये नोडलिटी या जो सेंटर की जो सर्विस प्रोवाइड करवाना या जिस क्षेत्र तक उसकी प्रभावशीलता हमें देखने को मिलती है तो वहाँ ये जो केंद्रीयता का जो प्रभाव है वो किसी भी प्रदेश के निर्धारण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्थायी कारकों की हमने आपसे पहले भी बात की कि कोई आर्मी ऑपरेशन रीजन्स जो होते हैं, कोई गतिविधि की जाती है तो अस्थायी निर्धारण कर लिया जाता है, या किसी सूखाग्रस्त क्षेत्र या अर्थक्वेक के कारण जो प्रदेश होता है तो वहाँ पर रिलीफ जो ऑपरेशंस जो चलते हैं सहायता के लिए तो वहाँ पर अस्थायी प्रादेशिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये जो चीज़ें या कोई किसी क्षेत्र के पर्टिकुलर रिवर वैली डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है या हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं तो वो एक तरह से स्थायी रूप से उन क्षेत्रों के विकास के साथ साथ इस तरह का जो प्रादेशिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ इसके बाद ये एक रीजनल यूनिट्स की हम बात करते हैं। बात भी की हमने आपसे सिंगल फीचर रीजन, मल्टी फीचर और टोटल रीजन्स की बात की और उनको हमने आपको एक्सप्लेन भी किया किस तरह से फॉर्मल और यूनिफॉर्म रीजन्स, आगे हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आती है बात फॉर्मल और फंक्शनल जो रीजन्स की बात करें
तो मैंने अभी आपसे एक बात की कि एक सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले क्षेत्र और एक संस्थागत प्रदेश। जब फंक्शनल रीजन्स की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो फंक्शनल जो रीजन्स होते हैं उसका जो उसमें मानव के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है, जो सृजन किया जाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब जो रीजन्स के जो दो टाइप की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है फॉर्मल रीजन और एक है फंक्शनल रीजन। तो इनको अगर हम समझने की बात करें तो आप इसकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको बाद में समझना आसान रहेगा कि जो फॉर्मल रीजन जिसको हम स्वरूपीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, एक नियत सीमा के अंतर्गत एक या एक से अधिक लक्षणों में आंतरिक भाग में जिसको हमने एक सीमांकित किया है उसके अंदर औसत आंतरिक समरूपता, क्योंकि औसत ही समरूपता हमें किसी प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। तो जिसको भी दो भागों में विभाजन कर सकते हैं, यानी जब हम फॉर्मल रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर औसत जो समरूपता होती है एक से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखते हैं। प्राकृतिक जो कारक होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब फॉर्मल रीजन्स की बात करते हैं। एक जो दो भागों में इसका डिवीजन हम कर सकते हैं। एक नियत विस्तृत क्षेत्र में अगर हम इसको बात करें तो एक नियत विस्तृत क्षेत्र में एक लक्षण विशेष की समरूपता पर आधारित पहचान एक लक्षणीय आकारी, यानी जो मॉर्फोलॉजी आकारी की या फॉर्मल रीजन की हम बात करते हैं, और दूसरा जो रीजन होता है एक से अधिक लक्षणों की औसत समरूपता पर आधारित बहुलक्षणीय प्रदेश। जहां हम सिंगल एस्पेक्ट रीजन की बात की थी, मल्टी एस्पेक्ट रीजन की बात की थी, कहीं न कहीं ये जो फॉर्मल रीजन जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अब जब हम सिंगल रीजन एक नियत क्षेत्र में एक लक्षण की बात करते हैं तो प्राकृतिक विशेषताएं हो सकती हैं, कोई पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, कोई पठारी क्षेत्र हो सकता है, कोई समुद्र तटीय क्षेत्र हो सकता है। और ये जो फॉर्मल जो रीजन्स होते हैं बेसिकली एक सामान्य उत्पत्ति मूलक एक कॉन्सेप्ट है, जेनेरिक जो कॉन्सेप्ट है जो उत्पत्ति मूलक कारकों से जुड़ी हुई है। अगर विद्वानों के योगदान की जब हम बात करते हैं फॉर्मल रीजन्स के संदर्भ में बात करते हैं तो जो फॉर्मल रीजन्स के लिए जो हार्टशॉन ने जो जनरल रीजन बात की थी वो फॉर्मल रीजन के रूप में ही हार्टशॉन के द्वारा की गई थी। अब जब क्षेत्रों के बारे में हम जब बताता है न कि किसी विशिष्ट क्षेत्र, यानी एक पूरे रीजन की बात करता है, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, वहाँ की कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह की बात यहाँ पर फॉर्मल रीजन में नहीं की जाती, वो हम फंक्शनल रीजन में फिर भी एक स्पेसिफिक उसकी बात करते हैं। इन प्रदेशों के अंदर जब फॉर्मल रीजन्स की बात करते हैं तो इसमें मानवीय गतिविधियों से नए प्रदेश विकसित जो होते हैं उनको हम नोडल रीजन्स के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशो इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस बढ़ते हैं तो नोडल रीजन्स का वहाँ पर निर्माण होता है। तो उसी को जो नए प्रदेश जो फॉर्मल रीजन्स में डेवलप होते हैं उसको हम नोडल रीजन्स के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा है फंक्शनल रीजन। जैसे मैंने कहा कि यहाँ फॉर्मल रीजन्स के अंदर जो नेचुरल जो कारक हैं, जो प्राकृतिक और भौगोलिक जो कारक हैं उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब हम फंक्शनल या कर्मोपलक्षी प्रदेश की हम बात करते हैं ये बेसिकली मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। संस्थागत जो रीजन्स होते हैं उनको यहाँ पर जो कल्चरल जो एस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो या कनेक्टिविटी का हो या इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें या आज हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो ये जो फंक्शनल जो रीजन्स होते हैं इसका जो डेवलपमेंट है इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। चाहे वो हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र की बात करें या औद्योगिक प्रदेश की बात करें या परिवहन प्रदेश की बात करें, व्यापारिक प्रदेश की बात करें या प्रशासनिक प्रदेश की बात करें, जैसे मैंने कहा केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो वो सब जो है उनको हम फंक्शनल रीजन के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड के अंदर हम आपको इन्हीं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो फंक्शनल जो रीजन्स होते हैं उनके ऊपर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कर्मोपलक्षी जो रीजन्स होते हैं इनको जो संस्थागत जो प्रदेश होते हैं, एक हमने फॉर्मल रीजन की बात की, दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ शामिल किया, जिसके अंदर हमने प्राकृतिक तत्वों की बात की या सामाजिक सांस्कृतिक एक से अधिक कारकों की बात की, जैसे भौगोलिक, धरातल, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक, ये फॉर्मल रीजन्स है। सांस्कृतिक, सामाजिक या भाषाई आधार पे भाषाई प्रदेश हो सकता है, जनजातीय, नरजातीय समांगता यानी एथिक, तो वहाँ जो एथिकल जो समरूपता जो होती है या वहाँ पर एक नृजातीय समांगता, ये जो हम विभिन्न जो ट्राइब्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इकोनॉमिक रीजन्स हो सकते हैं, उनको हम फॉर्मल रीजन्स के अंदर शामिल करते हैं। फंक्शनल रीजन की जब हमने बात की तो हमने कहा कि संचार व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था,
तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स की बात की, तो प्रक्रियात्मक या जो फंक्शन जो जिनको नोडल रीजन्स के रूप में जो डेवलप हो जाता है फंक्शनल रीजन, तो वो फंक्शनल रीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके निर्धारण के अंदर जो फंक्शनल जो रीजन्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट हो, मनुष्यों या समान सेवाओं जो सर्विसेज होती हैं, संचार या कम्युनिकेशन का जो आंतरिक प्रवाह जो होता है एक सेंटर से या एक नोड से की बिंदी यानी जो शहर का जो नगरीय प्रभाव ये का जो होता है उसको हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हमने औपचारिक यानी फॉर्मल रीजन्स और फंक्शनल रीजन्स दोनों को आपको समझाने की कोशिश की, और जो क्लासिफिकेशन है उनकी बात भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ ज़्यादा हो जाती है। मेरे पास इस तरह की चीज़ें आई हैं कि सर आप लेंथ छोटी रखिए जिससे कि हम कम टाइम में छोटे छोटे वीडियोस को हम ज़्यादा ध्यान से देख पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इसी जो रीजन्स होते हैं उनके जो क्लासिफिकेशंस की जो बात की उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप वीडियोज़ को पसंद आए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अगर आपको लगता है कि जो वीडियोस जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं तो और जो छात्र हैं उनके लिए भी वो उपयोगी रहें, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नो डाउट ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन वहाँ लोग रटते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर उनका जोर नहीं होता है। मैंने विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी देखा है, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं कि आप कॉन्सेप्ट तो कभी समझ ही नहीं सकते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो जो नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्लासिफाई कर पाते हैं कि किसी कंपटीशन के अंदर किसी चीज़ के अंदर कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो किसी भी कंपटीशन के अंदर पास होना यानी उसके अंदर सफल होना और असफल होना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई असफल नहीं होता है, वो केवल रैंक में पीछे हो जाता है, लेकिन वही जो इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वही वास्तव में आपकी मेरिट के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। आप इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसी रीजन्स के जो क्लासिफिकेशन है, जो उनकी विशेषताएं, नंबर्स की बात हमने की, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।